नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। गरीबों, दलितों और अंतिम पंक्ति में बैठे हर व्यक्ति के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। डॉक्टर अंबेडकर को कौन कितना मानता है और कौन सी सियासी पार्टी कितना सम्मान देती है, ये बहस चलती है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के बीच अंबेडकर के सामने किस पार्टी का प्रत्याशी उतरा था और किस पार्टी ने उन्हें चुनाव हराया था? आखिर कांग्रेस कैबिनेट से डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों इस्तीफा दिया था? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना मुश्किल है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर राज्य की भजनलाल सरकार, दोनों अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए तत्पर हैं। अंबेडकर जयंती के खास मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दलितों और गरीबों के लिए खजाना खोला है। राज्य के जिन गांवों में 50% से ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, उन गांवों को डेवलप किया जाएगा। कई योजनाओं की शुरुआत कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और आज बात इसी खास मुद्दे पर। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। राज्य के जिन जो गांव अनुसूचित जाति की आबादी, उनको ऐसे बाल बच्चों में आधारभूत संरचना विकास के लिए बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता राम कुमार वर्मा जी। बहुत स्वागत है राम कुमार जी आपका। साथ ही चर्चा में शामिल हुए महेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक है। महेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत में राम कुमार जी आपसे ही करना चाहूंगी कि पहले क्या था, इतिहास में क्या कुछ हुआ, लेकिन आज हर किसी लिए खास दिन है क्योंकि 134वीं जयंती पूरा देश मना रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन आज जब सच्ची श्रद्धांजलि की बात आती है तो आज के वक्त में बीजेपी के लिए कितना ये महत्व रखता है, खासतौर से प्रदेश सरकार की बात करें जो आज ऐलान किया गया? श्वेता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बाबा साहब अंबेडकर की इस जयंती के उपलक्ष्य पर मैं प्रदेशवासी देशवासियों को अपनी हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ जी। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जब से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आई है, तब से हमने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो बाबा साहब का एक मिशन था, विजन था, उनका संघर्ष था, उनके एक इस सोचते थे कि शोषित वंचित जो मजदूर महिला वर्ग है वो सशक्तिकरण हो, देश का संविधान सही लागू हो, साथ साथ में देश का विकास हो, लेकिन अंतिम छोर पर व्यक्ति जो है उसको इंजस्टिस है, उसको न्याय मिले। उसी को मद्देनजर रखते हुए, राष्ट्र को प्रथम रखते हुए, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास को ध्यान में रखते हुए, सबको साथ लेते हुए ये कार्य किया। और केंद्र का नेतृत्व भी और आज माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार भी कि उसी तरह की हम सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास की ओर है। और आपने देखा कि 1.25 साल के अंदर केंद्र नेतृत्व के जिस तरह सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए उन्होंने एक के बाद एक डिसीजन लिए, न केवल डिसीजन लिए लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में जो उनकी उपेक्षाएं हुई, आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद में कंटिन्यू 60 वर्ष तक उनको भी कहीं न कहीं हर तरह से सम्मान देने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए। संक्षिप्त में बताऊं, चाहे वो हमारी जब गैर कांग्रेस सरकार आई तो बाबा साहब को भारत रत्न का मिलना, सेंट्रल हॉल के अंदर जहां बाबा साहब का ऐसे विद्वान, ऐसा जो विश्व के अंदर जो प्रतिभावान थे, जिसके बराबर कोई पढ़ा लिखा नहीं था, जिनका विषय भारत का संविधान दिया, लेकिन दुर्भाग्यता कि उनका तेल चित्र भी वहाँ पर नहीं था। इसी के बाद में जो ही नरेंद्र मोदी जी आए कि हम सम्मान भी देंगे और साथ में उनका विकास भी करेंगे। हमारा काम प्रतीकात्मक रूप से, कहीं सिंबॉलिक रूप से काम करना नहीं, प्रतिबद्धता के साथ में करेंगे। और पंचतीर्थ के रूप में अलीपुर रोड, महुआ, जहाँ उनकी जन्मभूमि थी, अलीपुर रोड पर जहाँ उनका शव रखा गया था, जहाँ पर दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, और जहाँ लंदन के अंदर उन्होंने जिस
मकान के अंदर शिक्षा ली थी उसको शिक्षा भूमि के रूप में बहुत डेवलप किया। इतना ही नहीं, दिल्ली के अंदर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना रिसर्च सेंटर की भी किया। ठीक है। साथ में कि सामाजिक न्याय कैसे मिले उसके लिए बहुत सारी योजनाएं केंद्र के द्वारा हुई। मैं उनका विस्तृत मैंने जाकर के कहूँगा कि चाहे वो डिजिटल के माध्यम से 55 करोड़ खातों के माध्यम से गरीब कल्याण की योजनाओं को जोड़ा गया, जिससे कि डीबीटी के माध्यम से उनको वो 100% पैसा मिले, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे वो गैस के चूल्हे हो, चाहे वो किसी भी तरह की। लेकिन आज भजनलाल सरकार ने जिस अवसर पर जिस तरह के 1.25 साल के अंदर जो इश्यूज को लिया आपने देखा, आज उन्होंने बाबा साहब संबल योजना जिसको प्रारंभ किया है कि 50% से अधिक जहाँ एससी की आबादी होगी उन गांवों का डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके लिए उन्होंने बजट। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब का जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, यही जो गरीब शोषित है उसे न्याय मिल सके, हक मिल सके, वो भी सामान्य जिंदगी जी सके, और उसी दिशा में केंद्र राज्य सरकार काम कर रही है। आपने ये कहा और बताया भी कि क्या क्या विकास किया। चलिए, आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं पीसीसी में। बहुत स्वागत है आरसी चौधरी जी। लगातार अगर हम जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, आज उनकी जयंती है, पूरा देश मना रहा है जयंती। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उनको लेकर पिछले कुछ महीनों की बात कर ले, कई मुद्दे उठते रहे हैं, संसद में आवाज बुलंद की जाती रही है। इतिहास में नहीं जा रहे किसने क्या किया क्या नहीं किया, एक दूसरे को लेकर आरोप बहुत लगे, लेकिन आज के वक्त में आरसी जी कांग्रेस के लिए कितना महत्व रखते हैं अंबेडकर जी, और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि जो घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा वो बेहतर घोषणा है और उससे विकास हो सकेगा? ऐलान किया कि जहां पे 50% से ज्यादा ऐसी आबादी है वहां पर विकास किया जाएगा और उसके लिए 250 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। श्वेता जी, निश्चित रूप से आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती पे ना सिर्फ राजस्थान, ना कोई एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जिन्हें भारतीय कहने का, अपने आप को गर्व महसूस करने का जो एक अधिकार है, वो बाबा साहब के संविधान ने दिया। ये संविधान ही ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति की, भारतीय व्यक्ति की, ना उसकी कोई जाति, ना कोई मजहब, ना कोई उसका लिंग, ना कोई उसकी आर्थिक असमानता, सिर्फ अगर उसकी कोई पहचान है तो वो भारतीयता की पहचान है, वो भारतीय है। लेकिन दुर्भाग्य से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और रामकुमार वर्मा जी जिस प्रकार से बातें कर रहे थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब बाबा साहब ने संविधान को देश की संसद के समक्ष रखा, पटल पे रखा, तब देश में एक विचार था जो बाबा साहब के संविधान की प्रतियों को रामलीला मैदान में जला रहा था। वो कह रहे थे संविधान की कोई जरूरत नहीं है, और वही विचार था जिसने अपने मुख्यालय पे कई सालों तक तिरंगे को नहीं फहराया। लेकिन आज छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे और बाबा साहब पे प्रतीकात्मक जो काम कर रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आज जरूरी यह है कि बाबा साहब के जो विचार हैं, जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से देश के लोगों को दिए, उन्हें आत्मसात और उन्हें मुख्य धारा में उतारने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो आज बाबा साहब ने जिस शिक्षा की बात की, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने आते ही शिक्षा के जो मंदिर है, स्कूलों को बंद करने का काम किया। आखिर ये क्यों वंचित करना चाहते हैं? इन्हें याद होना चाहिए 1927 में जब डॉक्टर अंबेडकर चारंबार जो तालाब है, जो मंदिर परिसर है, जब उसमें प्रवेश कर रहे थे तो उसी विचार के लोगों ने उन्हें रोका था। वैसे ही आज राजस्थान के अंदर एक सदी बीतने को जा रही है। आज संविधान के माध्यम से चुनाव नेता प्रतिपक्ष जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचार उस मंदिर को गंगाजल से पवित्र करने का काम करती है। आखिर ये सदियों की जो त्रासदी है, असमानता है, जो अत्याचार है, आखिर उसके खिलाफ मुखर होके कोई भी ये विचार के जो लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता है कब बोलेंगे? हमने सुना इस देश की संसद में उन्होंने कहा कि आजकल अंबेडकर करना फैशन बन गया है, बेहतर होता इससे ज्यादा तो अगर राम का नाम लेते तो कहीं पे उनका कल्याण हो जाता। वो शिक्षा के मंदिर को बंद करके उस घोर अंधेरे में धकेलना चाहते हैं और सिर्फ राम के नाम को जपने का जो आदेश देना चाहते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर अंबेडकर साहब से इतनी नफरत क्यों है? आज ये बात कर रहे हैं कि हम 200-250 करोड़ रुपए का खर्च करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी खुद है, वो 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूमेंगे और राजस्थान की 8 करोड़ आबादी के अंदर कितने प्रतिशत गरीब, वंचित, किसान, शोषित वर्ग है? उस वर्ग के लिए आप 250 करोड़ करके और चेस्ट पंपिंग कर रहे हैं। आपने क्या किया? जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत के नेतृत्व में मिली, उसको आपने बंद करने का काम किया। मुख्यमंत्री आपने बहुत सारी चीजें गिनाई, एक सवाल का और जवाब।
कांग्रेस लगातार उनके उत्थान के लिए काम करे, कांग्रेस का कार्यकाल भी बहुत ज्यादा देश में रहा है, इस समाज को कितनी गंभीरता से लिया, कितना विकास इसका किया गया ताकि बीजेपी पर आप सवाल उठा सके? बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो किया हमने किया। उनको जरा जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस ने क्या क्या किया इस समाज के उत्थान के लिए। 60 वर्ष देखिए मैं कहना चाहूंगा जो आपने जो बातें कही, जो आपने जो जिक्र किया, मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब आखिर क्या चाहते थे? बाबा साहब चाहते थे इस देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। न्याय सिर्फ न्यायालय की दीवारों के अंदर दिया हुआ फैसला ही नहीं है। न्याय यह है कि उसका गरिमामय जीवन और मानवता की मानवता से बराबरी। अगर यह हिंदुस्तान में कोई काम किया तो कांग्रेस के विचार ने किया। अगर विभाजन का धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे अगर इस देश में किसी ने दीवारें खड़ी की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। संविधान की शपथ लेने वाले देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं लोगों को कपड़े से पहचानता हूं कि कौन वो लोग हैं। आखिर लोगों को बांटने का जाति, धर्म, लिंग, तमाम जो चीजें हैं, मैं पूछना चाहता हूं भारत माता की जय बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आखिर 2.5 साल बीतने को हैं। मणिपुर के अंदर किस प्रकार से एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ में खड़ा कर दिया। हरियाणा में एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ में खड़ा कर देते हैं। पंजाब के अंदर एक धर्म के खिलाफ में दूसरे धर्म को खड़ा कर देते हैं। ये विभाजन और नफरत की राजधानी बाबा साहब के संविधान के लगातार उसी को हम कह रहे हैं कि आज जरूरी है संविधान की रक्षा करने की, भाजपा से संविधान को बचाने की, जिस विचार ने कभी इस संविधान को आत्मसात नहीं किया। चलिए ठीक है आरसी जी, आपने अपनी बात रखी। महेश जी में हमारे साथ हैं। महेश जी, बी.आर. अम्बेडकर की जब हम बात करते हैं, आज जयंती, एक तरफ तो हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिवस को मनाया जा रहा है, विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से बेहतर भी कर रही हैं लेकिन साथ ही साथ सवाल दूसरी पार्टी पर भी खड़ी कर रहे हैं। आज के वक्त में अगर हम बात कर रहे हैं, कितना बदला है? क्योंकि जो उद्देश्य, जो लक्ष्य लेकर बी.आर. अम्बेडकर चल रहे थे, क्या आपको लगता है कि उसे पूरा करते हुए आज की सरकारें नजर आती हैं? जो फैसले बीजेपी ने किए या फिर जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, कांग्रेस के कार्यकाल में कितनी गंभीरता से लिया गया? दोनों का तुलनात्मक मैं चाहूंगी समीक्षा आप करें। देखिए, जहाँ तक तुलनात्मक है, जब भी जो भी सरकार बनी है उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के लिए बहुत काम किया है और इसमें कोई दोहराई नहीं है। दावे अपने ये राजनीतिक दावे हैं कौन कितना क्या करता है, लेकिन बात ये है कि समाज दलितों की बात तो करता है, ये पार्टियाँ दलितों की बात तो करती हैं, उनके उत्थान की बात भी करती हैं, सब कुछ किया जाता है, लेकिन अभी अत्याचार बंद नहीं हुए। इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। आज भी आश्चर्य करेंगे कि आप पिछले साल की एक रिपोर्ट है जिसमें 16% जो है जो दलितों के देश भर में जो अत्याचार होते हैं, राजस्थान दूसरे नंबर पर। तो हम दावे कितने ही विकास की बात करें, लेकिन अगर गांव के अंदर किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पे बैठ करके और उसको उसकी मतलब जो बिंदोरी नहीं निकालने दी जाती, तो उस पर हमारे को इसी खूबी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, क्या वो इसका सही लगेगी कि आज तक ये जो शोषण के ये अवशेष क्यों बने हुए हैं? आपने किया, 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, सबने किया, तो फिर ये चीजें क्यों हो रही है? ऐसे क्यों अत्याचार हो रहे हैं? और दलित की महिलाओं पे भी अत्याचार हो रहे हैं। इनको रोकने के प्रयास करने चाहिए। साथ साथ ही इनकी साक्षरता के, अब भी पूरा भी साक्षरता का 75 साल बाद में क्यों दलित अभी तक साक्षर पूरा नहीं हो पाया? ये भी एक सोचने का विचार है। उनके आर्थिक स्थिति को अब तक संबल क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है, आज भी सहायता के लिए ही वो मतलब क्या इनके लिए जो योजनाएं आती है ताकि ये लाभान्वित हो सके, ताकि इनके जो दिनचर्या है, जो उनकी लाइफस्टाइल वो बदल सके, वो सामान्य श्रेणी में आ सके, जो ये कोशिश और दावे किए जाते हैं, क्या आपको लगता है कि वो मूर्त रूप नहीं ले पा रहे हैं? नहीं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं इनकी इम्प्रूव हुई है अभी तक। कहना ज्यादा रिजर्वेशन दे दिया, ये कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मुझे बताइए कि कितने मतलब लोग, मतलब जितनी आबादी है उनमें से कितने प्रतिशतों का विकास हुआ है? चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से या और दूसरे मापदंडों के आधार पे उनका कितना विकास हुआ है? ठीक है। और अगर एक सवाल ये भी कि केंद्र या राज्य सरकार मौजूदा स्थिति की बात करे, अंबेडकर के विचारों को कितना जमीन पर उतार पा रहे हैं? घोषणाएं हो रही हैं, उनकी बेहतर जीवन के लिए कोशिश की जा रही है, कई बातें कही जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जमीन पर वो नजर आ रहा है? और दूसरा अहम सवाल, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था बी.आर. अम्बेडकर का कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति भी, उस तक भी वो विकास पहुंच सके, उसको तक शिक्षा पहुंच सके, तो क्या वो व्यक्ति आगे आया या आज भी वो अंतिम पंक्ति में अंतिम जगह खड़ा है, सिर्फ विकास के इंतजार? देखिए, ये प्रयास तो हुए हैं, चाहे आप राष्ट्रपति पद तक भी पहुंचे हैं, पिछड़े वर्ग के,
आदिवासी भी इसमें भी लिए जा सकते हैं, और दूसरे सभी ने, जगजीवन राम जैसे रक्षा मंत्री रहे हैं हमारे देश में, तो मतलब सभी दलों ने काम तो किया है। लेकिन वास्तविक सोच ये होना चाहिए कि ये जो दलित समाज है वोट बैंक नहीं है, इसे वोट बैंक मानना छोड़िए, इसका ये कीजिए हमें इनसे समर्पित भाव से इनका कल्याण करना है। लेकिन आपको इसमें लगता है ये कभी हो 100% पाएगा? मतलब आपको आज लगता है भी ये कभी हो पाएगा कि इसे वोट बैंक ना माना जाए? आज मैं बता रहा हूँ, आदिवासी हॉस्टल्स की आप जाके स्थिति है तो देखिए, हाँ। उनकी मतलब बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या स्थितियां बनी हुई है वहां। मतलब अगर आप गहनता से सोचें कि आज वास्तव में बहुत अच्छी योजनाएं दी है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका लाभ कहां तक, किस हद तक मिला, इसका कोई मूल्यांकन हुआ, इसका कोई सवाल है। रामकुमार जी से भी इसका एक जवाब ले लेते हैं। रामकुमार जी, बेहतर इस समाज के लिए किया जा रहा है, इनके बेहतर जीवन हो सके उसकी कोशिश की जा रही है, दावे केंद्र और राज्य सरकारों के भी है। पिछली यानी कांग्रेस सरकार की भी बात कर ले, जो केंद्र में भी लंबे वक्त तक रही, पिछले 5 साल की बात कर ले तो राज्य में भी कांग्रेस की सरकार, दावे सबके हैं। हकीकत जरा बताइए, क्या वाकई में सुधार हो रहा है? ये कौन से, क्योंकि सोच कैसे बदली जाएगी? अगर अभी भी कितने % लोग शिकार हो रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, तो उस सोच को कैसे बदला जाएगा? श्वेता जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले तो हमारे आदरणीय सम्मान की दृष्टि से मैं कहना चाहता हूँ, आरसी चौधरी जी जो बातें कर रहे हैं, इनके नेता भी करते हैं, लेकिन ये बातें करते हैं, काम नहीं करेगा। 60 वर्ष तक इनने शासन किया, लेकिन गरीबों को अंतिम छोर पर ही खड़ा कर दिया। मैं ये कहना उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने 370 धारा को क्यों बरकरार रखी? आज SC ST OBC के लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में रिजर्वेशन मिल रहा है, वहां पर लोकतांत्रिक पद्धति से वहां पर चुनाव हुए हैं। हमारी सरकार आई या नहीं आई, लेकिन ग्राम पंचायतों के, लेकिन वहां का जीवन आज आतंकवाद खत्म हुआ है। और जब जीवन यापन की बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं तो क्या चौधरी साहब ये बताएंगे कि आप मुद्रा बैंकिंग के द्वारा जितने भी करोड़ों लोगों को जो लाभ मिला, 50% वो तथ्यात्मक आंकड़े हैं, उसको आप नकारेंगे? क्या 55 करोड़ खातों के द्वारा जो जितनी योजना उनका पैसा जा रहा है, आप ये कहेंगे देश के अंदर 12 करोड़ जिस तरह के गैस के चूल्हे हैं कि आपके शासन में हुए क्या? आप तो 12 करोड़ नहीं, आप तो 100 चूल्हे आपने निःशुल्क नहीं दिए गए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में आज 55 करोड़ लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है और उसका लाभ मिल रहा है। तो कहा आपने उसको कभी सोचा था आपने? लेकिन नरेंद्र मोदी ने सोचा मेरा गरीब का व्यक्ति वो धुआं के अंदर, कम से कम वो महिला है जो परेशान होती है उसको गैस का चूल्हा भी मिले, वो सुबह शाम का इंतजार करती है, उसको शौचालय मिले। और आपको श्वेता जी मैं बताना चाहूँ, आंकड़े की 25 करोड़ BPL से ऊपर उठे हैं, ये हमारा रिजल्ट है, तथ्यात्मक है। आपने काम किया, आपकी सरकार ने काम किया, लेकिन एक सवाल हमेशा होता है, जब हम दलितों की बात करते हैं तो वोट बैंक साथ में जुड़ जाता है। क्या वाकई में सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए फैसले होते हैं, उनके हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, उनको राहत की, उनकी शिक्षा की, सबकी बातें की जाती है, लेकिन फिर भी क्या कभी ऐसा होगा कि वो वोट बैंक के तौर पर उसका नजरिए को बदला जाए? श्वेता जी, हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सरकार वोट बैंक के लिए कभी भी उन्होंने इस तरह के डिसीजन लिए। आपने नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट देखा होगा, संख्या में बहुत कम थे, ये लोग ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन आज हम ध्यान दे रहे हैं। वोट मिले नहीं मिले राजनीति के लिए नहीं, लेकिन विकास के लिए, आर्थिक सामाजिक न्याय मिले, जिसके लिए अनेक अनेक निर्णय लिए गए हैं। अगर मैं ये कहूं कि एक के बाद में एक योजनाओं की गिनती कराएंगे तो सोचेंगे कि, लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, आज भ्रांति फैलाते, संविधान की रक्षा, इन्होंने संविधान को मजाक किया। 1951 के अंदर बाबा साहब ने जब रिजाइन दिया, क्यों दिया? उनको जलील किया गया। हिंदू कोड बिल का आधार पर उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे को मंत्रालय दिए हैं, मंत्रालय के अंदर मेरे को स्वतंत्रता नहीं है, मुझे वो कम से मैं इकोनॉमिस्ट हूं, इकोनॉमिक्स से मैंने किया। दुनिया के अंदर उस समय अर्थशास्त्र के अंदर कोई PhD किया हुआ नहीं था। उस व्यक्ति को जलील किया और 10 पेज का वो मैं कहूंगा कि 10 पेज के उस संविधान उनके रेजिग्नेशन को पढ़े, मालूम पड़े कि उनको कितना, और आजादी के बाद में उनको 90 तक ये तो गैर भाजपा भाई गैर कांग्रेस सरकार आई तब जाकर के उनको भारत रत्न मिला, वरना तो घर के अंदर बांट दिए गए। 75 सालों में विकास की बात है, लेकिन अब सवाल होता है रामकुमार जी, अब सवाल ये उठता है कि आज और भविष्य क्या है, क्योंकि वक्त भी खत्म। आरसी चौधरी जी, BR अम्बेडकर के लिए आज, क्योंकि जयंती भी अगर सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जाए तो क्या होना चाहिए? श्वेता जी, आपका बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बाबा साहब के प्रति अगर हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं
तो जो हिंदुस्तान के लोगों को संविधान दिया उसे आत्मसात करने की जरूरी है। जो संविधान लोगों को अधिकार देता है उनकी रक्षा करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि इस देश के अंदर इस लोगों के बीच में समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का, शिक्षा का, आर्थिक न्याय का, हम उसकी जो कल्पना थी बाबा साहब की उसको सार्थक करें। आज ये जो लोग कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम इन योजनाओं की बात करें, हम तमाम बातें करें, हम ये पूछना चाहते हैं कि आर्थिक असमानता अगर सबसे बड़ी कोई खाई पैदा की तो भाजपा के शासन में और मोदी जी के शासन में लेकिन ये बताओ, अगर बाबा साहब को अगर फैशन का कोई पर्याय बताया तो भारतीय जनता पार्टी ने बताया। अगर लोगों को कपड़ों से पहचान के विभाजन की राजनीति की जाती है, समानता पे कांग्रेस के लोगों ने हमको आर्थिक सबसे बड़ी खाई की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में की। मैं रामकुमार जी आपसे पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया, 60 वर्ष तक आपने संविधान का मखौल उड़ाया, संविधान की प्रतियां मौलिक अधिकारों का हनन किया, तिरंगे को आपने सेंसरशिप लगाई और वो काला दिवस भी इमरजेंसी जैसा लगाया। लाभांश के लिए 88 बार आपने संविधान मिशन को अगर क्योंकि वक्त खत्म हो रहा, महेश जी फाइनल कमेंट चाहेंगे, क्या रहेगी सच्ची श्रद्धांजलि? क्योंकि हम बात B.R. अम्बेडकर की करते हैं, उनके विचारों की करते हैं, उसे आत्मसात करने की बात करते हैं, लेकिन आज के वक्त में अगर 100% वो नजर नहीं आता है तो किस तरह से देखा जाए सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर क्या करना चाहिए पूरे देशवासी? देखिए, दो चीजें हैं इसमें स्पष्ट रूप से। एक तो जो संवैधानिक और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान की रक्षा बहुत जरूरी है, चाहे कोई सा भी दल हो, किसी भी रूप में हो। एक तो संविधान की रक्षा हो और दूसरा साथ साथ जो समाज जो जिनके कल्याण के लिए जो सोचा गया था उसके मतलब उसका उनको कितना लाभ मिला, कब तक और बाकी रह गया और उसमें और क्या प्रयास किए जाने, उनकी समीक्षा होकर के और उसके कार्यों को विस्तार दिया जाए ताकि कोई भी दलित विकास से महरूम ना हो पाए और उसका मतलब एक सतत विकास बना रहे और उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो। ये मतलब मकसद होना चाहिए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, पूरा देश B.R. अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनके विचारों को आत्मसात करने की बात कर रहा है और सवाल बार बार उठते हैं। और जिस तरह से प्रदेश सरकार ने भी 250 करोड़ का प्रावधान रखा है, संबल योजना, ऐसे गांव जो 50% जहां पर ऐसी है उसे विकसित किया जाएगा, वहां पर विकास किया जाएगा, शिक्षा के लिहाज से, दूसरे लिहाज से। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस समाज को अलग थलग ना छोड़ा जाए। हम बात तो इनकी करते हैं, इनके उत्थान की बात करते हैं, लेकिन फिर भी आज कितने % लोग हैं जो अत्याचार झेल रहे हैं, कितने % लोग हैं जो बराबरी का हक जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे वो वंचित हैं। सरकारें कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और अच्छी पहल है। एक एक कदम ही आगे बढ़ाकर बेहतर किया जा सकता है। जो इतने सालों में नहीं आया वो आज हो सकता है, बस मंशा होनी चाहिए और वो मंशा नजर आती है। और इसलिए ये जो समाज है वो भी इंतजार कर रहा है कि और बेहतरी की ओर वो आगे बढ़ सके और यही सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी B.R. अम्बेडकर को। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। राज्य के जिन जो गांव अनुसूचित जाति की आबादी, उनको ऐसे बाल बच्चों में आधारभूत संरचना विकास के लिए बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं।